Very good morning, students. Welcome to the class. We are doing chapter number 2 in your geography book. Soil, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. ठीक है, जिसमें से अभी तक हम जो है लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं. इस क्लास में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे. ओपन योर ज्योग्राफी बुक, पेज नंबर 13. पेज नंबर 13. Soil. Open this page. The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. अब ये कह रहे हैं कि soil क्या होता है, जो surface यानी कि जो हमारी जमीन है, ठीक है, उसका जो surface है उसके ऊपर जो grainy substance होता है. grainy substance मतलब एक जो मिट्टी की जो छोटी छोटी से बारीक कण होते हैं उनकी जो लेयर बिछी हुई है उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं. इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड. इसको जो है लैंड से यानी कि जमीन से लिंक करते हैं. लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल. लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं आपके कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि मिट्टी किस तरीके की है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो मिट्टी कौन से लैंड फॉर्म में पाई जाती है. लैंड फॉर्म मतलब पहाड़ों पे है, रेगिस्तान में है, प्लेन लैंड्स पे है, कोस्टल एरिया में है. कौन से लैंड फॉर्म में है वो डिपेंड करेगा कि मिट्टी कैसी होगी. सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन द अर्थ. अब जो मिट्टी है किससे बनी होती है, वो ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर क्या होंगे, देखो जो पेड़ पौधे उनकी जड़ें कोई, ठीक है, वो धीरे धीरे जब मिट्टी में मिल जाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो फॉसिल्स होते हैं यानी कि जो जीव जंतु मर जाते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर वो खाद बन जाते हैं. तो ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं. मिनरल्स से मिलके बनी होती है. और वेदर्ड रॉक्स मतलब जब ये बड़ी बड़ी रॉक्स होती है, चट्टानें होती हैं, ये टूटती हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, मिट्टी को बनाती हैं. दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग की प्रोसेस कहते हैं. द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल. अगर मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का एक राइट मिक्स होगा तो वो मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बनाता है. अब वेदरिंग क्या होती है देखें. द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन. अब देखो क्या होता है, वेदरिंग किसको कहते हैं, जब बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, ठीक है, वो समय के साथ टूटती हैं. टूटने के बाद उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं, फिर हवा से या पानी के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है. उनमें जो है बहुत सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिल जाते हैं. पेड़ पौधों के जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, जीव जंतुओं के पार्ट्स होते हैं, रिमेनिंग डेड बॉडीज़ के, वो सब मिल जाते हैं इस, ठीक है. तो इस सारी फिर ये जो अलग अलग टेम्परेचर से गुजरती है, इस सारी चीज़ों को हम वेदरिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है. यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है एक, ये पिक्चर गिवन है सॉइल की. इसको देखते हैं हम, सॉइल का प्रोफाइल कैसा है. सबसे नीचे होती है देखो आपकी पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक का मतलब है जिस रॉक के टूटने से ये मिट्टी बनी है. वेदर्ड रॉक मटेरियल, अब ये जो टूटा हुआ रॉक का मटेरियल है, छोटा हो गया, इससे छोटा वो यहाँ आ जाता है. उसके ऊपर होती है सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले. यहाँ पे क्या कौन सी सॉइल है, सब सॉइल बोलते हैं हम इसको. ये किससे मिलके बनी होती है, रेत से, सिल्ट यानी कि जो आपका मिट्टी, गीली मिट्टी होती है, कीचड़ जैसी चीज़ को हम सिल्ट बोलते हैं, और क्ले से बनती है. इसके ऊपर टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, ठीक है. ह्यूमस क्या होता है, वही जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जीव जंतु मर जाते हैं, मरने के बाद वो मिट्टी में मिलते हैं, जो उनकी खाद बन जाती है, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं. और ये जो वेजिटेशन होती है, घास, पेड़ पौधे सारे, ये होती है आपकी टॉप सॉइल, ठीक है. अब यहाँ पे बता रहे हैं हमें, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल. ये बता रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में बहुत कितने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है. अब हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर. सबसे मेजर जो
फैक्टर होता है वो यही होता है कि कौन सी रॉक के टूटने से, कौन सी रॉक में से इसका मिट्टी का जो है ओरिजिन हुआ है। और दूसरा जो क्लाइमेटिक, जो वहाँ के जिस रीजन में वो है रॉक, वहाँ के क्लाइमेटिक फीचर्स क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। अदर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंजम्पशन, कंपोजिशन ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। बाकी जो चीज़ें हैं फैक्टर्स वो क्या है, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब है कि किस तरीके का टेरेन है, किस तरीके की वो जमीन है, ठीक है। और ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, और कितने जो है ऑर्गेनिक मटेरियल यही आगे आपके सारे जो प्लांट्स हैं, डेड बॉडीज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब चीज़ें, और कितना समय लगा है उस मिट्टी को बनने के लिए, वो सारी चीज़ें जो है सॉइल फॉर्मेशन को बताएंगी। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये सारी चीज़ें हर जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पे अलग अलग हो जाती हैं। ये देखो नीचे आपको डायग्राम दिया हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है, पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक वही कि कौन सी रॉक को के टूटने से ये बनी है। डिटरमाइन द कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट, परमेबिलिटी, यानी कि कोई मिट्टी का रंग कैसा होगा, उसके केमिकल टेक्सचर कैसा होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कौन कौन से मिनरल बनेंगे, ये डिपेंड करता है कि कौन सी पेरेंट रॉक से मिलके वो जो सॉइल है बनी है। दूसरा है क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करेगा कि टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस, ठीक है, कि किसी जगह का टेम्परेचर कैसा है, बारिश कैसी होती है, एरिड है यानी कि सूखा है, धूप ज़्यादा पड़ती है, ये सब चीज़ें भी सॉइल की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा। फिर है रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन अकोमुलेशन ऑफ सॉइल, यानी कि कौन सी कितनी ऊंचाई पे है या ढलान पे है, कौन सी जगह पे है वो मिट्टी, ये भी जो है सॉइल किस तरीके से वहाँ इकट्ठी होगी, देखो पहाड़ों पे है या नीचे बह के आई है पानी के साथ, तो ये सारी चीज़ें भी डिटरमाइन करेगी। फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्लोरा फौना क्या है, किस तरह की बात में वनस्पति पाई जाती है, कौन कौन से जीव जंतु होते हैं, और कौन कौन से छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे पाए जाते हैं। ये क्या है, अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। ह्यूमस क्या है यहाँ पे, खाद, ठीक है। ये सारे जैसे होंगे उसी तरीके की डेड बॉडी होगी, है ना। जब ये पेड़ पौधे या जो फ्लोरा फौना है ये जब डेड होंगे तो इनके ही पार्टिकल्स तो मिट्टी में मिलेंगे, तो ये इन चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। टाइम, फिर कितना टाइम लगेगा वो डिटरमाइन करता है थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, यानी कि वो मिट्टी कितनी पुरानी है, कितना टाइम हो गया उस रॉक से बने हुए, वो जो है सॉइल फॉर्मेशन के बारे में हमें बताएगी। अब हम देखते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है कि जो हमारी सॉइल की क्वालिटी है वो कैसे खराब होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है, तो उसके क्या क्या कारण हैं और कैसे हम उसको जो है बचा सकते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स। अब सॉइल को जो हमारे एक नेचुरल रिसोर्स है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो है खतरा क्या है, एक तो सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, जब हम लगातार पेड़ों को काट देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो मिट्टी है, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं, लेकिन जब बारिश आएगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे किसी जगह पे, सिर्फ मिट्टी है, हवा आएगी, बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, तो वो क्या है, मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाएगी, तो उससे क्या होगा, सॉइल का इरोजन हो जाएगा, ठीक है, और डिप्लीशन हो जाएगा, यानी कि वो पानी के साथ आगे बह जाएगी, तो उससे क्या होगा, हमारी मिट्टी डिग्रेड होगी। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग भी रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए और कुछ नेचुरल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारी जो सॉइल है वो डिग्रेड होती जा रही है। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि हम जो लगातार जंगलों को काटते जा रहे हैं उसकी वजह से हमारी मिट्टी जो है डिग्रेड हो रही है। ओवरग्रेजिंग यानी कि जो पशु हैं जो घास चढ़ते हैं, ये जब बहुत ज़्यादा घास को चढ़ जाते हैं तो उससे भी क्या होती है, मिट्टी पानी या हवा के साथ बह जाती है आगे, ठीक है। घास क्या होती है, घास मिट्टी को होल्ड करके रखेगी, लेकिन घास को अगर जानवर चढ़ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ओवरग्रेजिंग हो जाएगी, तो मिट्टी वहाँ पे नहीं रुकेगी, वो पानी के साथ बह जाएगी, हवा के साथ उड़ जाएगी, ठीक है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड। अगर हम बहुत ज़्यादा जो है जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स खेतों में यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो इससे मिट्टी की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे खराब होती जाती है। उसके अलावा जो है रेन वॉश, बारिश आई मिट्टी बह गई। दूसरा है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है, हमने पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में कि जब आपका एक पहाड़ जैसा पहाड़ या फिर कोई ऊंची जगह है वहाँ पे जब बारिश आती है
तो क्या होता है कि ज़मीन का कुछ हिस्सा सड़क के नीचे गिर जाता है, उसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। पहाड़ों पर ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, तो उसकी वजह से भी मिट्टी जो है डिग्रेड हो रही है। दूसरा है फ्लड्स, यानी कि बाढ़ जब आती है तो बाढ़ से भी मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा बह जाती है। तो हम इसको रोक कैसे सकते हैं? सब मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को बचाने की कुछ जो है मेथड्स हैं, वो क्या है? मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है? द बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। अब वो कहते हैं कि जब पेड़ लगे हुए हैं जहाँ पे, तो उसके बीच की जो खाली जगह है, आप जैसे आप अपने घरों में गमलों में भी कर सकते हैं इस चीज़ को। जैसे आपने एक गमले में एक पौधा लगाया, ठीक है, तो आपने जब वो पौधा लगाया तो जो पौधे के आसपास की जो मिट्टी है आप उसकी मल्चिंग कर देंगे। मल्चिंग कैसे करेंगे? आप कुछ घास फूस, सूखे पत्ते उसमें बिछा देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा? जो मिट्टी का मॉइस्चर है उस पर डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हवा नहीं आएगी, तो उससे क्या है? मिट्टी का मॉइस्चर लंबे समय तक रिटेन रहेगा, और मॉइस्चर रहेगा मिट्टी में, गीली रहेगी मिट्टी, तो वो क्या है? इरोड नहीं होगी, ठीक है। तो उसी तरीके से कहते हैं कि पेड़ों के बीच की जो खाली जगह है अगर हम उसकी मल्चिंग कर देंगे तो उससे जो है सॉइल को हम बचा सकते हैं। दूसरा है कंटूर बैरियर्स, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटूर्स, ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। अब जो किनारे हैं, किनारों की जो जगह है जमीन पे, उस पर हम स्टोन, ग्रास या मिट्टी से जो है बैरियर्स बना सकते हैं, यानी कि एक तरीके से बांध की तरह बना सकते हैं। और जो है इन बैरियर्स के सामने हम कुछ ट्रेंचेस यानी कि कुछ खाई या गड्ढा खोद सकते हैं जिसमें कि रेन वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो जाए। अब जब उस गड्ढे में रेन वाटर कलेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा? पानी आगे नहीं बहेगा, है ना। पहले क्या था? जमीन में सीधा बह के जाता था, सारी मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता था। लेकिन जब हम ट्रेंचेस बना देंगे, गड्ढे बना देंगे, तो पानी जो है उनमें इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने की वजह से एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगी, दूसरा मिट्टी को हम इरोड होने से बचा लेंगे। तीसरा है रॉक डैम, यानी कि पत्थर के जो है हम डैम बना सकते हैं, बांध बना सकते हैं। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। क्या कहते हैं कि अगर हम रॉक्स के बड़े बड़े चट्टानों को रास्ते में बिछा दें तो उससे क्या होगा? पानी के फ्लो जो है वो धीमा हो जाएगा। पानी एक तो तेजी से बह रहा है, लेकिन बीच बीच में अगर उसके रॉक्स डाल देंगे, आप बिछा देंगे, पत्थर बिछा देंगे, तो क्या है? पानी का फ्लो स्लो हो जाएगा। पानी का फ्लो स्लो होने से क्या होगा? गलीज यानी कि जो नाले बनते हैं वो नहीं बनेंगे, और जो मिट्टी बह जाती है पानी के साथ वो नहीं बहेगी, ठीक है। उसके अलावा हम कर सकते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है? देखो, इस तरीके से ये होती है आपकी टेरेस फार्मिंग। दीज आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। अब देखो ये कितनी तीखी ढलान है ना। तीखी ढलान पे क्या है? हमने ये जीने के जैसे, सीढ़ियों के जैसे ऐसे खेत बनाए हैं, ठीक है। इससे क्या होगा? ये कहाँ पे बनाए जाते हैं? जो स्टीप स्लोप होती है, बहुत ही तीखी जो आपकी ढलानें होती हैं, वहाँ पे हम टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा फ़ायदा? इससे जो है सरफेस आर अवेलेबल टू, जो फ्लैट सरफेस है वो जो है क्रॉप्स के उगाने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। दे कैन रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड, अब पानी जो है यहाँ पे तेज़ी से नहीं बहेगा क्योंकि यहाँ पे हमने जो है टेरेस फार्मिंग कर ली है ना, इस तरीके से छोटे छोटे ये बना के सीढ़ी नुमा चीज़ें, ठीक है। तो इससे पानी तेज़ी से नहीं बहेगा और सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। आगे है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है देखो कि हम जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाएं, कई तरह की डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rain wash। हम क्या करते हैं? एक बार हमने जैसे गेहूँ उगाया, उसके बाद हमने आलू उगाए, ठीक है। मतलब हम रोटेट करते हैं, अलग अलग तरीके की क्रॉप उगाते हैं, जिससे मिट्टी की जो है क्वालिटी भी बनी रहती है और जो है हम उसको रेन वॉश होने से भी बचा लेते हैं। फिर है आपका कंटोर प्लोइंग। ये होता है आपका कंटोर प्लोइंग। ये कंटोर प्लोइंग क्या होता है? प्लोइंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ द हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर। अब जो ये हिल स्लोप है, यानी कि जो पहाड़ का ये स्लोप है, इसके साथ साथ अगर हम क्या करेंगे, जो है इसको, इस मिट्टी को जोतना शुरू कर देंगे, यानी कि यहाँ पे खेती करना शुरू कर देंगे, तो उससे ये एक तरीके का नेचुरल बैरियर बन जाएगा, यानी कि पानी जो है इनमें चला जाएगा और नीचे नहीं बहेगा। तो उससे क्या होगा? मिट्टी भी साथ में इसके नहीं बहेगी। तीसरा है शेल्टर बेल्ट्स। ये होती हैं आपकी शेल्टर बेल्ट्स।
शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है देखो इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन, जो हमारे समुद्र के तट के पास के रीजन होते हैं, जो ड्राई रीजन होते हैं, वहाँ पे हम रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। अब यहाँ पे हम किनारे किनारे पे इतने सारे पेड़ लगा देते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हवा का फ्लो जो है वो किस तरफ है और हम मिट्टी को जो है इरोड होने से बचा सकें। ठीक है, एक्टिविटी पे आ जाओ। टेक 2 ट्रेज A and B फॉर ऑफ सेम साइज। आप 2 ट्रे लेंगे A और B ऐसे, ठीक है, 2 ट्रे लेंगे सेम साइज की एंड देन फिल देम विद द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, और उसमें बराबर बराबर आप मिट्टी भर देंगे। लीव द सॉइल इन ट्रे A बेयर व्हाइल ग्रो ग्रास इन ट्रे B। एक ट्रे को तो आप खाली छोड़ देंगे मिट्टी डाल के और दूसरे में जो आप घास उगाएंगे, ठीक है। When the grass in tray B has grown few centimeters high, place both the trays in such a way that they are on a slope। जब ये घास एक में तो आपने खाली छोड़ दिया मिट्टी डाल के, दूसरे में आपने घास उगाई, जब ये घास थोड़ी कुछ सेंटीमीटर लंबी हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा टिल्टेड करके रखेंगे, यानी कि एक स्लोप की तरह रखेंगे और उसके ऊपर पानी डालेंगे। कलेक्ट pour 1 mug of water from the same height into trays। अब एक सेम ऊंचाई से आप दोनों जो ट्रे हैं उन पे पानी डालेंगे इस तरीके से, ठीक है, दोनों ही ट्रे पे। और क्योंकि आपने इसके नीचे छेद किए थे तो जो छेद में से आपको जो है वो पानी को कलेक्ट करना है, ठीक है। कलेक्ट द मडी वाटर दैट ट्रिकल्स डाउन द होल्स ऑफ बोथ ट्रे, और जो इसके छेद में से पानी निकलेगा आप उस दोनों के पानी को जो है इकट्ठा करेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से नीचे उस दोनों पानी को इकट्ठा करेंगे। कंपेयर हाउ मच सॉइल इज वॉश्ड आउट इन ईच ट्रे। आपको पता लगेगा कि जिसमें हमने जो है पौधा लगाया, घास लगाई थी, वहाँ से तो कम मिट्टी निकली है, लेकिन जहाँ पे सिर्फ जो है मिट्टी थी वहाँ से जो है बहुत सारी मिट्टी पानी के साथ निकल गई। तो यही फ़ायदा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाते हैं तो मिट्टी कम बहती है, यानी कि कम इरोजन होता है सॉइल का, और जहाँ पे खाली मिट्टी होती है वो पानी के साथ बहुत तेज़ी से बह जाती है, ठीक है। तो आपको पता लगा कि ज़्यादा अगर हमें अपने सॉइल को कंजर्व करना है, डिग्रेड होने से बचाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। यहाँ सॉइल कंप्लीट हुआ, अब हम देखते हैं वाटर में। वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। पानी जो है आपका रिन्यूएबल, यानी कि जो नेचुरली रिन्यू हो जाता है, बारिश आती है वो दोबारा से बन जाता है, ऐसा एक नेचुरल रिसोर्स है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। जो हमारी अर्थ है उसका 3/4 यानी कि लगभग 70% हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ है। इट इज देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इसलिए इसको वाटर प्लैनेट सही ही कहा जाता है, यानी कि हम बोलते हैं ब्लू प्लैनेट है हमारी अर्थ। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 70% अर्थ पे जो है पानी ही पाया जाता है। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। यानी कि ये पानी ही था जिसमें सबसे पहले लाइफ आई थी, यानी कि किसी भी फॉर्म में जो है लाइफ आई थी। कल ही बने थे ना सबसे पहले, कितने साल पहले? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो सबसे पहले ओशन में ही जो है लाइफ आई थी, यानी कि किसी चीज ने जन्म लिया था। इवन टुडे द ओशंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। अब आज भी जो है हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट जो है ओशंस ने, यानी कि समुद्रों महासागरों ने जो है कवर किया हुआ है, और जो हमारी लाइफ है प्लांट्स की और एनिमल्स की उसको सपोर्ट करते हैं। द ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लेकिन जो समुद्र का पानी है आपको पता है वो सलाइन है, खारा है, क्योंकि उसमें नमक होता है ना, तो वो इसलिए इंसानों के पीने के या खाना बनाने के योग्य नहीं होता है। फ्रेश वाटर कौन सा? जो ताज़ी पानी जो आप यूज़ करते हैं खाने में, पीने में, खाना बनाने में या पानी पीने में, तो वो अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। ये कितना है? पूरी अर्थ पे सिर्फ 2.7% है। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन। अब जो ये 2.7% पानी है जो फ्रेश वाटर है, इसमें से भी जो 70% पानी है उसकी तो जो है पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई है, अंटार्कटिका में बर्फ जमी हुई है, ग्रीनलैंड में बर्फ जमी हुई है, ठीक है, और जो पहाड़ों के एरिया है वो वहाँ पे बर्फ की फॉर्म में ये पानी पाया जाता है। कितना? 70%। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनअसेसिबल। अब ये जो लोकेशंस हैं, क्योंकि ये
बहुत ऊंचाई पे है, ठीक है, और अंटार्कटिका तो बिल्कुल ही अनअप्रोचेबल है, तो इस पानी तक हम जो है पहुंच ही नहीं सकते हैं। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल। अब कितना बचा हमारे पास? सिर्फ 1% पानी ही हमारे को जो है फ्रेश वाटर मिलता है। एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज, और जो आप जो है जिसको यूज कर सकते हैं उतना वाटर जो है कितना है? सिर्फ 1% पानी है, ठीक है। फ्रेश वाटर कितना? 1% पानी आपको अवेलेबल है। इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। और ये 1% पानी किस फॉर्म में मिलता है आपको? एक तो बारिश के फॉर्म में मिलता है, सॉरी ग्राउंड वाटर के फॉर्म में मिलता है, यानी कि जमीन के नीचे जो पानी है। दूसरा जो आपकी नदियों में तालाबों में जो पानी है उसकी फॉर्म में मिलता है, और दूसरा जो वाटर वेपर्स आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसकी फॉर्म में ये फ्रेश वाटर आपको मिलता है। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। इसलिए जो फ्रेश वाटर है वो अर्थ का सबसे प्रीशियस, सबसे अनमोल जो है नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। अब पानी को ना तो आप खुद ऐड कर सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, वो जितना है घटा तो मतलब हम यूज करके तो घटा सकते हैं, लेकिन नेचुरली आप उसको ना घटा सकते हैं ना ही निकाल के कहीं फेंक सकते हैं। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। इसकी जो टोटल पानी की जो टोटल वॉल्यूम है वो हमेशा एक जो है फिक्स्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है। इट्स एब्सोल्यूट ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज इन कांस्टेंट मोशन। अब आपको ये क्यों लगता है कि बहुत ही एविडेंस में, बहुत मतलब आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ये पानी जो है हमेशा बहता रहता है ना, कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाता रहता है, ठीक है। साइकिलिंग थ्रू द ओशन, कैसे? जो वाटर साइकिल है ना, आपको पता है समुद्र में से पहले क्या है? हीट वेव्स निकलती हैं, धीरे धीरे वो प्रेसिपिटेशन होता है, उनका बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, वो बारिश का पानी नदियों में जाता है, नदियाँ वापस से समुद्र में जाती हैं। तो इस साइकिल की वजह से हम जो है पानी ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एविडेंस में है। साइक्लिंग थ्रू द ओशन, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन आउट। ये आपको पता ही है ना, कैसे बादल कैसे बनते हैं? समुद्र में से जब हवा पास होती है ऊपर उठती है, प्रेसिपिटेशन होता है, तो क्या होता है? पहले पानी इवेपोरेट होगा, फिर उसका प्रेसिपिटेशन होगा, बादल बनेंगे, बारिश होगी, नदियों में पानी जाएगा, नदियों का पानी बह के वापस से समुद्र में जाएगा। तो ये पूरा क्या होता है? दिस इज एज यू ऑलरेडी नो इज रेफर टू एज वाटर साइकिल। इसको क्या बोलते हैं हम? वाटर साइकिल बोलते हैं। Humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production। अब जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो पानी को जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, ना सिर्फ पीने के लिए या फिर जो है कुछ भी वॉश करने के लिए, बल्कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में, जैसे कि खेती करने के लिए या फिर जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं। वाटर फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वॉयर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूसेज। और पानी की क्या क्या यूसेज है? कि एग्रीकल्चर, खेती में हम यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज में जो भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं हम, उनमें पानी लगता है। जनरेटिंग, अब जब हम डैम्स बना के जो है बिजली बनाते हैं, वो सारे क्या है? पानी के और यूसेज हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू shortages in supply of fresh water, either due to drying up of water sources or water pollution। अब देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है लोगों की, उससे क्या है? अनाज की डिमांड बढ़ रही है, यानी कि लोगों को खाने के लिए ज़्यादा अनाज चाहिए, ठीक है। और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कि लोग गाँव को छोड़ के शहरों में आ रहे हैं, तो क्या है? उनका लाइफ स्टैंडर्ड जो है इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उनका लाइफ जो रहने का उनका रहन सहन है वो हाई हो रहा है। उससे क्या होता है? उनको बहुत सारी चीज़ों की और डिमांड होती है, यानी कि प्रोडक्शन करना पड़ता है और चीज़ों का। प्रोडक्शन के लिए फिर से पानी लगता है, खेती के लिए भी पानी लगता है, और चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में, उनमें भी पानी लगता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है? फ्रेश वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है। और जो है सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर ईदर ड्यू टू ड्राइंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज और वाटर पोल्यूशन। दूसरा कारण है कि जो ये पानी सूख जाता है, जैसे कभी सूखा पड़ता है तो नदियों का पानी सूख जाता है, या फिर जो हम पानी को पोल्यूट कर देते हैं, इसकी वजह से भी जो पानी की शॉर्टेज होती है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द
वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे पानी की कमी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया फेसिंग शॉर्टेजेस इन फ्रेश वाटर सप्लाई। ये सारी कंट्रीज जिनके नाम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे फ्रेश वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट susceptible to droughts face great problems of water scarcity। जितने भी ये कंट्रीज हैं जो कि क्लाइमेटिक जोन्स में लाई करती हैं, यहाँ पे क्या है, ड्रॉट यानी कि सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी की कमी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। Thus water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation or the scarcity caused by over exploitation and contamination of water sources। ये देखो पानी की जो शॉर्टेज है ये किसका रिजल्ट हो सकती है कि जो हम वेरिएशन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन, जो बारिश है वो सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन, यानी कि अगर बारिश में कमी होगी, ठीक है, टाइम पे बारिश नहीं होगी तो पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जब हम पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, तो पानी की जो है स्केर्सिटी होती है। स्केर्सिटी मतलब पानी हमारा बहुत ज़्यादा कम होता है। दूसरा कंटामिनेशन ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी में बहुत ज़्यादा दूषित चीज़ें मिल जाती है। जब वाटर पोल्यूट होता है, वाटर जब हम नदियों में, नालों में जो है गंदगी बहा देते हैं या फिर कारखानों का कचरा चला जाता है तो उससे वाटर कंटामिनेट हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, जिसकी वजह से पीने के पानी की कमी होती है। डू यू नो, हैव यू एवर हर्ड अबाउट अ वाटर मार्केट? क्या आपने कभी किसी मार्केट, वाटर मार्केट, पानी के बाजार के बारे में सुना है? Amreli city in Saurashtra region with a population of 1.25 lakhs is completely dependent on purchasing water from the nearby तालुकाल। ये जो जगह है अमरेली, यहाँ पे क्या है, सभी लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ता है, ठीक है, इनके पास जो है नेचुरली पानी नहीं पहुँचता, इनको खरीद के ही पानी पीना पड़ता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अब हम पानी को कैसे बचा सकते हैं? Access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world today। जो आज के टाइम में जो है हम बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हमें साफ और पूरी क्वांटिटी में पानी अवेलेबल नहीं हो रहा है। Steps have been taken to conserve these dwelling resources, मतलब ये जो रिसोर्स हमारा ख़त्म होता जा रहा है इसको बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, हम लोगों ने मिलकर कुछ स्टेप्स जो है हमें लेने पड़ेंगे। इवन दो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल कैसे है कि बारिश होती है तो दोबारा से बन जाता है, लेकिन फिर भी जो है इट्स ओवर यूज़, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, एंड पॉल्यूशन मेक्स इट अनफिट फॉर यूज़, और हम इसको पॉल्यूट करते हैं तो ये यूज़ करने के लायक नहीं रहता। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड एंड पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, यानी कि जो सीवरेज का पानी नदियों में बिना ट्रीट किए, बिना उसको साफ किए नदियों में जो छोड़ देते हैं। एग्रीकल्चर केमिकल, एग्रीकल्चर के में जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो भी नदियों में चला जाता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटामिनेट्स, जो इंडस्ट्रीज है, कारखाने, उनका कचरा जो पानी में मिलता है, ये सारे कारण क्या है जो पानी को कंटामिनेट करते हैं, यानी कि पोल्यूट करते हैं। दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों से पानी हमारा पोल्यूट होता है। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। अब जब ये पानी हम पीते हैं तो क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये ख़त्म नहीं होता है, तो ये नेचुरली जो है पानी जब हम पिएंगे तो हमारे शरीर में चला जाता है ये सारा। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज, यानी कि इन गंदे पानी को अगर हम पहले ही ट्रीट कर लेंगे, साफ कर लेंगे पानी में छोड़ने से पहले, तो हम अपनी नदियों को बचा सकते हैं। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर्स फ्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रेप्लेनिश ग्राउंड वाटर, जो हमारा जंगल है और वेजिटेशन है वो पानी को रोकने में जो है हेल्प करता है। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड, यानी कि पानी को सेव करना एक और तरीका है कि बारिश के पानी को अगर हम इकट्ठा कर ले। वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड, यानी कि खेतों में भी हम पानी जो है यूज़ करते हैं। कैनाल्स शुड बी प्रॉपर्ली लाइन टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर सीपेज। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली irrigated the area and checking water loss through seepage and evaporations. In dry regions with high rates of evaporation, drip and trickle irrigation is very useful. यानी कि पानी को सूखे स्थानों पे हमें सोच समझ के यूज़ करना चाहिए।